गुड मॉर्निंग एवरीवन। सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर हम इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर हमारी वित्तीय संस्थाएं को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और थोड़ा बहुत मैंने आपको इन वित्तीय संस्थाओं के बारे में बताया था, लेकिन अभी बहुत सारा टॉपिक्स जो है वो हमारा बचा हुआ है, तो आज हम एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। वित्तीय संस्थाएं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। वित्तीय वित्त मतलब होता है फाइनेंस, यानी कि जो कि रुपए पैसे इन सब से संबंधित होता है। और संस्थाएं क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ कंपनीज, है ना। कुछ भी ऐसे लोग जो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सिस्टमैटिक काम करते हैं, जो कि एक रूल एंड रेगुलेशन पे काम करते हैं, तो उसको ही हम संस्थाएं कहते हैं। यानी ऐसी संस्थाएं जो किससे संबंधित कार्य करती हैं? वित्त से संबंधित कार्य करती हैं। ऐसी संस्थाओं को ही हम क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। हम पढ़ क्यों रहे हैं? इकोनॉमिक्स में वित्तीय संस्थाएं क्या है, इनका क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो भी आपको नोट्स दिया जाता है, जो भी हम ये प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, बिल्कुल बिहार बोर्ड की बुक को फॉलो किया जाता है। इसलिए जो भी नोट्स हैं अपनी कॉपी में आप लोग बिल्कुल राइट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर इन नोट्स को तुम लोग लिख लोगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो सारे नोट्स को प्रॉपरली अपने कॉपी में आप लोग उतारेंगे। ठीक है। वित्तीय संस्थाएं होती क्या है? तो वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं देश व राज्य की ऐसी संस्थाएं हैं जो कि क्या करती है? लोगों की आवश्यकताएं को पूरा करने हेतु साख एवं मुद्रा संबंधी कार्यों का संचालन करती है। अभी तक आपने 2-3 चैप्टर पढ़ लिया है और उसमें आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो आर्थिक विकास होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की इनकम कैसी है। अगर लोगों की इनकम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या है कि कंट्री का जो टोटल इनकम है वो ज़्यादा होगा, और कंट्री का टोटल इनकम जितना ज़्यादा होगा, लोगों का या पीसीआई पर कैपिटा इनकम जितना ज़्यादा होगा, उनका क्या है? लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी उतना ही अच्छा होगा। तो जरूरी ये है, और इनकम ज़्यादा होने के लिए क्या ज़रूरी है? पैसे तो सरकार बांट नहीं सकती, इनकम ज़्यादा जरूरी होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जितना रोजगार मिलेगा उतनी इनकम बढ़ेगी और देश उतना ही आगे बढ़ेगा। अब रोजगार को हम देखें तो रोजगार को भी मेनली क्या, ब्रॉडली हम 2 चीज़ों में हम बाइफर्केट कर सकते हैं। एक ऐसे रोजगार जो दूसरे के द्वारा दिया जाता है, जिसको कि हम नौकरी भी कह सकते हैं, और एक ऐसा रोजगार जो हम स्वयं करते हैं। ठीक है। अपनी पूंजी लगा करके, तो उसको हम स्वरोजगार कह सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं? सैलरी के फॉर्म में इनकम प्राप्त करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है स्वरोजगार करना चाहते हैं, जिसके तहत उन्हें अपना कृषि, जैसे कृषि क्या है? अपना खुद का रोजगार है। अगर किसी ने अपना उद्योग सेटअप किया तो वो उसका अपना रोजगार है। तो ये बहुत सारे रोजगार की या फिर आर्थिक क्रियाओं के लिए किस चीज की आवश्यकता है? पूंजी के लिए। पूंजी की यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को कृषि करना है, तो कृषि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि उसके पास पैसे होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उद्यम यानी इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कि उसके पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो इन पैसों को, इन पूंजी की आवश्यकताओं को वो कहाँ से पूर्ण करेगा? छोटी मोटी आवश्यकताओं को वो अपने फैमिली या फिर जो रिलेटिव्स हैं उनसे पूरा कर सकता है, पर अगर किसी व्यक्ति को इंडस्ट्री सेटअप करना है या उससे भी ज़्यादा दूसरी आर्थिक क्रियाओं के लिए, जरूरत है ऐसी संस्थाओं की जो कि उन्हें क्या प्रदान करे? पूंजी प्रदान करे। किस रूप में? ऋण के रूप में। तो इसलिए वित्तीय संस्थाएं जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वित्तीय संस्थाएं जितनी कम ब्याज पर या फिर आसानी से लोगों को पूंजी उपलब्ध कराएगी, उतना ही लोगों को जो है वो क्या कर सकते हैं? अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन कर सकते हैं, या फिर नए नए रोजगार जो है इससे पनप सकते हैं।
ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो वित्तीय जो संस्थाएं होती हैं ये क्या करती हैं, मुद्रा एवं साख संबंधी कार्यों का संचालन करती हैं। ठीक है, मुद्रा क्या है आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, साख क्या है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जो कार्य है वो किस लिए करती है, ताकि लोग जो है लोगों की आवश्यकताओं जो है वो पूर्ण हो सके। क्लियर है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अब आवश्यकताएं किस किस के लिए चाहिए, ठीक है, पूंजी की आवश्यकता किन किन चीजों के लिए होती है। मैंने अभी बताया कि बहुत सारी आर्थिक क्रियाओं के लिए। आर्थिक क्रियाओं को मैंने आपको बताया हुआ ही है कि आर्थिक क्रियाएं जो है उनको हमने ब्रॉडली 3 भागों में क्लासिफाई किया है। एक है प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीय क्रियाएं और तीसरा है तृतीय क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रिया को मेनली हम कौन से सेक्टर में रख देंगे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी कि कृषि क्षेत्र। तो पूंजी की आवश्यकताएं जो है वो ज्यादातर किस चीज के लिए जरूरी है, कृषि के लिए, उद्योग के लिए या अन्य आर्थिक क्रियाओं करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता होती है, और जो कि हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इन वित्तीय संस्थानों से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा जितना ज्यादा आर्थिक क्रिया बढ़ेगी देश में उतना ही क्या होगा, देश का आर्थिक विकास होगा। तो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास में वित्तीय संस्थानों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी देश में वित्तीय संस्थाएं जो हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं और किसी भी कंट्री में इनका क्या महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, अब जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं इसको मुख्यतः खास करके ओनरशिप के हिसाब से हमने 3 भागों में बांटा है। पहला जो सरकारी वित्तीय संस्थाएं होती हैं, दूसरा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं, और थर्ड जो है वो क्या है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। नाम से ही क्लियर है कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो कंप्लीटली गवर्नमेंट की है, सरकार की है, उन वित्तीय संस्थाओं को हमने क्या कहा, सरकारी वित्तीय संस्थाएं। ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार की भी है पर कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ प्राइवेट का भी जो पार्टनरशिप है, यानी ऐसी संस्थाएं जो हो सकती है किसी कंपनी की, लेकिन वो किसके निर्देशन पर कार्य करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, यानी कि सरकार के ही निर्देशन पे काम करेगी। तो ऐसी सरकारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनको हमने किस में रखा, अर्ध सरकारी में, यानी पूर्ण नहीं है, सरकार द्वारा ही स्टैब्लिश, सरकार द्वारा ही संचालित नहीं है। ये बस क्या करती हैं ऐसी वित्तीय संस्थाएं, जो काम करने का तरीका है उसका निर्देश कहाँ से प्राप्त करती हैं, सरकार के द्वारा। ठीक है, और थर्ड है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, यानी ये नाम से के लिए ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो छोटी होती हैं, सूक्ष्म कहा गया, जो कि छोटे छोटे जो है वो लोन्स देती हैं, छोटी छोटी मात्रा में पूंजी को उपलब्ध करवाती है, किनको, जिन लोगों को आवश्यकता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के वित्तीय संस्थाओं को हमने देखा। अब 1 बाय 1 हम एक एक वित्तीय संस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं। सरकारी वित्तीय संस्थाएं ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के द्वारा ही स्थापित होगी और सरकार के द्वारा ही संचालित होंगी, ऐसी वित्तीय संस्थाओं को हम क्या कहते हैं, सरकारी वित्तीय संस्थाएं। यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन भी, ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये नोट्स नहीं है, आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या होती है। ठीक है, तो सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या है, ऐसी वित्तीय संस्थाएं या सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित मतलब जिसका देख रेख जो है वो सरकार कर रहा है, उसको हम संपोषित कहते हैं। तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संपोषित जो वित्तीय संस्थानों को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी वित्तीय संस्थान आपने सुना होगा, खास करके जो बैंक्स जिसके हम कस्टमर्स हैं, है ना, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं, है ना, वो सभी जो है वो क्या है, सरकारी वित्तीय संस्थाएं हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अर्ध सरकारी, इसको भी देख लेते हैं, यानी ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो सरकार की केंद्रीय बैंक के निर्देशन में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों के आधार पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। उदाहरण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसको समझने से पहले एक चीज पहले आप समझिए, जैसे
हम लोग ने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे बैंक्स का नाम आपने पढ़ा, इसके अलावा भी आप बहुत सारे बैंक्स जो है उनके नाम जानते होंगे, या फिर आपके जो है फैमिली का या आप लोग का अकाउंट होगा, ठीक है। लेकिन क्या आपका या हम सब में से या फिर आपके जो भी नेबरहुड है, क्या उन सब में कब पूछना आप कि कहीं किसी का अकाउंट क्या आरबीआई में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, तो वो बोलेंगे नहीं। अब इसको हम जानते हैं रीजन क्यों। देखो, गवर्नमेंट जो हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है ना, तो हमारे देश का भी एक केंद्रीय बैंक है और उस केंद्रीय बैंक का नाम हमारे देश में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बहुत जगह भारतीय, आपके बुक में भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है। तो ये बैंक क्या है, ये सरकार हर जगह खुद से तो काम नहीं कर सकती है, तो सरकार ने केंद्रीय बैंक की स्थापना की और केंद्रीय बैंक ही क्या करता है, सरकार के बिहाफ पर जो है बहुत सारे गाइडलाइंस को तैयार करता है, यानी बहुत सारे मापदंड है उसके, किसके लिए, बहुत सारे जो हमारे देश के जो वित्तीय से संबंधित जो मैटर है या फिर जो बैंकों से संबंधित मैटर है, इन सबको कंट्रोल करने का जो काम है वो कौन करती है, हमारे देश की केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई। किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ में। तो यही बताया गया कि पहले केंद्रीय बैंक क्या करती है, अन्य बैंकों से के लिए जितने भी देश में बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो यानी निजी बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक है, सबके लिए एक मापदंड तैयार करती है। मापदंड में क्या क्या आ सकता है, मापदंड में आ सकता है कि ब्याज दर कितनी होनी चाहिए, ठीक है, फिर कितना जो है लोन का अमाउंट किस किस को देना चाहिए, ठीक है, यानी कि ज्यादातर बैंक्स क्या करते हैं, जो अमीर लोग हैं उनको ज्यादा लोन देती है, ठीक है। और भी बहुत सारे मापदंड है जो कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे उसके पास एक एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपसे संबंधित ये है कि ज्यादातर हम बैंक्स में क्या करने जाते हैं, यानी अपने डिपॉजिट को जमा करते हैं और उस पर ब्याज लेते हैं और लोन लेते हैं बैंकों से और बदले में ब्याज देते हैं। तो कितने डिपॉजिट पे कितना ब्याज मिलना चाहिए, है ना, जो भी जमा करता है उनको अपने जमा पैसों में कितना ब्याज मिलना चाहिए, या फिर जो हम लोन रिसीव करते हैं बैंक से, रिसीव नहीं करते, जो लोन हम पाते हैं उस लोन के बदले हम बैंक को कितना ब्याज दे, इन सब चीजों का जो निर्धारण कौन करता है, बैंक खुद नहीं करती है, बल्कि वो कौन करता है, केंद्रीय बैंक करता है, यानी कि आरबीआई। यानी सिंपल हमको ये समझना है कि जो केंद्रीय बैंक होती है वो कुछ मापदंड सेट करती है और वही मापदंड के आधार पर अन्य बैंक जो है देश में वो कार्य करते हैं। इतना तक क्लियर है। तो अब समझो इस चीज को कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं क्या होती है, यानी ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो कि क्या करेंगी, सरकार के केंद्रीय बैंक के निर्देशन में है बहुत सारे बैंक, लेकिन वो सारा बात किसका सुनेंगी, जो केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, उनके निर्देशन में उनके द्वारा स्थापित मापदंड, जो जो मापदंड सेट किए गए हैं, ठीक है, आधार पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ओके, एग्जाम्पल है, सॉरी एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है, अर्ध सरकारी संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड मैंने बताया था आपको सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, यानी कि जो ये माइक्रो फाइनेंस। अब ज्यादातर जो ये बड़े बड़े बैंक्स होते हैं ये क्या करते हैं, बड़ा अमाउंट में पूंजी को देना चाहते हैं, लेकिन अब आप ऐसे वर्ग की आप इमेजिन करो जो कि क्या है, डेली वर्कर्स हैं, ये जो डेली वेज अर्नर्स हैं, यानी कि दिन में काम करते हैं और उसकी दिन की मजदूरी होती है। तो अब वो तो बहुत सारा जो है पैसा जुटा तो पाते नहीं है, ठीक है, और ना वो जमा कर पाते हैं उतना पैसा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, छोटे छोटे लोन देने के लिए, बाई चांस किसी को क्या है कि एक छोटा सा क्या है टेलर का शॉप लगाना है, तो उसके लिए क्या मशीन की मतलब छोटी चीज क्या होगी, एक मशीन चाहिए या फिर कुछ और रॉ मटेरियल चाहिए, तो थोड़ी पूंजी की आवश्यकता जो है वही है। इसके अलावा जो बैंक है, आप जानते हैं कि बैंक में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस वगैरह होता है, तो उनके लिए जो अनपढ़ लोग हैं या जो गरीब लोग हैं खास करके, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो बैंक जाएं, बैंक की फॉर्मेलिटीज को पूरा करें, ये सारी चीजें। तो
ये महसूस किया गया कि अगर हम बहुत ही निचले लेवल पे जाकर के, यानी रूट लेवल पे जाकर के, यानी गांव, बिल्कुल गांव में भी आसानी से लोगों को अगर हम लोन प्रोवाइड करा दिया जाए तो लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया किस चीज़ का? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का। यानी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आपके अगल बगल में ही ये वित्तीय संस्थाएं होंगी जो कि आपकी जब भी आवश्यकता होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी और कम से कम अमाउंट भी जो है वो लोन प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसी वित्तीय संस्थाओं को हमने क्या रखा है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे छोटे पैमाने पे, स्पेशली इससे कौन बेनिफिटेड होते हैं? जो पुअर पीपल है, गरीब लोग हैं। जो गरीब लोग हैं, जो छोटे पैमाने पर जो गरीब हैं, या फिर जो जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने वाली जो संस्थाओं को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहाँ से आया? ये आया बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। इनका नाम था प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। इन्होंने सबसे पहले क्या है, स्वयं सहायता समूह बनाया और इन्होंने क्या किया, वहीं से जो माइक्रो फाइनेंसिंग या फिर जिसको हम सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहती है, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और आज वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है स्वयं सहायता समूह बना करके आपस में क्या हो रहे हैं? बेनिफिटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वहाँ वर्क किया और इसी बेसिस पे आज खास करके जो कई सारे विकासशील देश हैं या जो न्यूली डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे ये वित्तीय संस्थाएं जो हैं ये बहुत प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 3 तरह कर की वित्तीय संस्थाएं हैं। पहला सरकारी, दूसरा अर्ध सरकारी और तीसरा कौन सा है? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। प्रकार वो तो है ही, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वित्तीय संस्थाएं जो हैं उसको हमने जो है वो राष्ट्र की वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो पूरी जगह पे दिखने को मिल जाती हैं, और कुछ वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो कि प्रॉपर राज्य में ही देखने को मिलती है। तो ये भी प्रकार है इसका कि वित्तीय संस्थाएं जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरी कौन सी हो गई? राज्य वित्तीय संस्थाएं, राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या है? यह संस्थाएं देश में वित्तीय तथा साख नीतियों का निर्धारण तथा वित्तीय प्रबंधन करती है। नाम से क्लियर है, यानी ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो कि देश मतलब कंट्री लेवल पे काम करती है, यानी देश में काम करेगी। पूरे देश में जो भी वित्तीय और जो नीति होती है या जो साख नीति होती है उनका निर्धारण और वित्तीय प्रबंधन करती हैं। ठीक है, वही दूसरी तरफ जो राज्य स्तर वित्तीय संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कैसी होती है? ये किसी विशेष राज्य में के भीतर लघु और मध्यम उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हर एक राज्य की जो जोग्राफिकल जो एक हम देखें वो अलग अलग है। अगर हम देखें तो अगर आप देखोगे खास करके बंगाल रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जूट, बांस ये सब चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादातर उद्योग किससे रिलेटेड होगा? इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर किसी अन्य राज्य में जाइए तो वहाँ पे किसी चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है तो ज़्यादातर जो उद्योग होते हैं वो उस पर बेस्ड होते हैं। यानी कि हर एक राज्य की अपने जो सरकारें होती हैं अपने राज्य में किसी खास जो इंडस्ट्री को आसानी से वो सेटअप कर सकती हैं, तो उनका फोकस जो है उन उद्योगों पर रहता है। तो ये सब विचार विमर्श करने के लिए कोई जो राष्ट्र की वित्तीय संस्थाएं तो काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनको तो पूरे देश को देखना है। इसलिए जरूरत पड़ी कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं भी हो जो केवल राज्य स्तर पे काम करे, अपने राज्य की स्पेशलिटीज को ध्यान दे और उससे रिलेटेड जो है वो आप कैसे देखते हैं, जैसे वुल का है काम, तो जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे वुल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्रीज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर गुजरात में आप देखो तो कॉटन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इससे रिलेटेड जो है वो हर राज्य में जो है अपने अपने तरीके के उद्योग जो है वो सेटअप है। तो इसलिए ऐसी संस्थाएं जो स्पेशली क्या है किसी राज्य के भीतर, वो उद्योग बहुत बड़े बड़े नहीं, कम से कम जो लघु और मध्यम उद्योग जो होते हैं
उनके विकास को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कौन होती है। एक राष्ट्र के स्तर पे जो पूरे राष्ट्र में जो मुद्रा साख की नीति और वित्तीय नीतियों को देखती है, और दूसरा क्या है जो राज्य स्तर पे क्या है लघु और खास करके मध्यम उद्योगों को सेटअप करने के लिए स्थापित की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अब राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं क्या है, इसका दो महत्वपूर्ण अंग है। एक है राष्ट्रीय मुद्रा बाजार और दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। डिफरेंस क्या है दोनों में, हमको इस तरह देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार जो है ये उद्योग और व्यवसाय क्षेत्र के लिए किस तरह के ऋण प्रदान करती है, अल्पकालीन और मध्यकालीन। यही बेसिक डिफरेंस है कि भारतीय मुद्रा बाजार में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है स्पेशली उद्योग और व्यवसाय के लिए किस तरह की वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन करती है, अल्पकालीन और मध्यकालीन। आपको ऋण समझ में ही आ रहा होगा कि मध्यकालीन, अल्पकालीन यानी जो छोटे पीरियड के लिए लोन दिया जाता है या वित्तीय प्रबंधन किया जाता है उसको अल्पकालीन होता है। मध्यकालीन यानी थोड़ा बीच का समय, जैसे 7 साल 8 साल वगैरह हो गया। दीर्घकालीन जो कि 20 साल 25 साल 50, इस तरह को हम बोलेंगे दीर्घकालीन। पहले ये 3 टर्म्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर होना चाहिए। तो भारतीय मुद्रा बाजार में जो भी वित्तीय प्रबंधन होता है या जो वित्तीय व्यवस्था होती है वो कैसे पीरियड के लिए होते हैं, अल्पकालीन समय के लिए और मध्यकालीन समय के लिए, है ना। जबकि भारतीय पूंजी बाजार की अगर हम बात करें तो ये भी मतलब क्या करती है, वित्तीय व्यवस्था करती हैं। किसके लिए, उद्योग और व्यवसाय के लिए, लेकिन कैसे पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, यानी कि दीर्घकालीन समय के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ये बहुत बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आता, क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि मैम क्या डिफरेंस है भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो केवल आपको ध्यान रखना है कि दोनों उद्योग और व्यवसाय के लिए वित्तीय व्यवस्था करती हैं। बस डिफरेंस क्या है कि ये अल्पकालीन और मध्यकालीन के लिए होता है और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड यानी कि दीर्घकाल के लिए होता है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि दोनों में अंतर क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है अब भारतीय मुद्रा बाजार। अभी मैंने बताया कि दो हो गए, भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार यानी पहले उसको पढ़ते हैं। तो भारतीय मुद्रा बाजार को हमने दो भागों में बांटा, एक संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है आपका असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। संगठित क्षेत्र में भारतीय मुद्रा बाजार में किसको रखेंगे, जो वाणिज्यिक बैंक है यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हो गए, निजी बैंक यानी जो प्राइवेट बैंक्स हो गए, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी जो गवर्नमेंट के बैंक है, या जो फॉरेन बैंक है विदेशी बैंक, इन सबको हमने संगठित क्षेत्र में रखा। अब क्वेश्चन है क्यों इन सबको हमने संगठित क्षेत्र में रखा ही क्यों। आप जानते हैं ये सारी जो बैंक्स हैं ये क्या, संगठित का मतलब क्या होता है, संगठित का मतलब होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम में काम करना, यानी जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बने हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना। इन सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी नियम और शर्तें होती हैं वो स्पष्ट होती हैं, यानी इनका काम करने का तरीका भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो इस वजह से इन क्षेत्रों को हमने क्या कहा, संगठित क्षेत्र। ओके, जैसे एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए एक स्कूल है, वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, आपको कितना आपको महीना मिलेगा, कितने से कितने बजे तक काम करना है, ये सारे नियम और शर्तें आपको बता दी गई और उसको प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है, यानी कि वो संगठित तरीके से काम कर रहा है। पर कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे ना आपको ढंग की सैलरी मिल रही है, ना ढंग का जो है टाइम, कहा गया कि 4 घंटे काम करना है, आपसे 5 घंटे 6 घंटे काम करवा रहे हैं, यानी जो नियम बनाए गए उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उसको हमने कहा कि वो संगठित क्षेत्र नहीं है। तो ये भारतीय मुद्रा बाजार में इसलिए इसको हमने संगठित क्षेत्र कहा। तो जो कि प्रॉपरली फॉलो करता है सारे नियम और कानून को, उनको ही हम क्या कहते हैं, संगठित क्षेत्र, जिसके अंदर कमर्शियल वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, गवर्नमेंट बैंक और फॉरेन बैंक्स आते हैं। अब बात करते हैं भारतीय मुद्रा बाजार में असंगठित क्षेत्र भी है, यानी कि जो कि क्या है, बहुत प्रॉपरली क्या करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देसी बैंकर अपने के थोड़े बहुत नियर होते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, थोड़ा बहुत करेक्शन है, खुद भी कर सकते हैं,
ठीक है। वित्तीय है, वित्तीय कंपनियां, ठीक है, वित्तीय कंपनियां। तो ये सब जो है ये असंगठित क्षेत्र में इन लोग को हम रखेंगे। ठीक है, तो बस ये पूछ लेना है क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय मुद्रा बाजार को मुख्यतः हम कितने भागों में बांटेंगे, तो आप कहिएगा संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट, संगठित बैंक प्रणाली, यहां भी देख लेते हैं। संगठित बैंक प्रणाली क्या होता है? संगठित बैंक प्रणाली अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। अब इसके अंदर बैंक प्रणाली, अब पूरी ये बैंकिंग, ये बिल्कुल अब न्यू चीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग को हमने किस में रखा कि ये संगठित होगा। रीजन क्या है कि ये 3 तरह के बैंक यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे क्या है, केंद्रीय बैंक है, देन यहाँ पे वाणिज्य बैंक लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, सहकारी बैंक है। तो ये तीनों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ये सब जो है वो किसके आधार पे काम करता है? केंद्रीय बैंक के आधार पर। यानी इस वजह से हमने कहा कि ये संगठित, ये नियम बनाएंगे, ये मापदंड बनाएंगे और इन सभी बैंक्स को उन नियमों को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? केंद्रीय बैंक के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत, ये तो आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब आना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक होते क्या है? अभी थोड़ा बहुत मैं बता चुकी हूँ आरबीआई के बारे में। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में काम करती है। यानी बहुत सारे बैंक्स हैं और इन बैंकों के ऊपर एक बैंक है जिसको कि हमने क्या कहते हैं? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक को हम सरकार का बैंक भी कहते हैं, यानी गवर्नमेंट्स बैंक भी कहते हैं। केंद्रीय बैंक को हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, यानी कि बैंकों का भी ये बैंक होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा ये शीर्ष बैंकिंग संस्था है, ये रूल एंड रेगुलेशन सेट करेगी, इन सब को क्या करेगा? जितने भी बैंक है उन सब को कैसे, अब पढ़ा हुआ है ना जुडिशियरी सिस्टम जो है कैसे इंटीग्रेटेड है, यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे आपका हाई कोर्ट है, उसके बाद लोकल कोर्ट है, पर ये सब जो है सबसे हायर कौन है इसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट है, तो एपेक्स हुआ कि नहीं? तो इसी तरह क्या है जो केंद्रीय बैंक है, और केंद्रीय बैंक मैंने अभी तुमको बताया है कि केंद्रीय बैंक का नाम क्या है हमारी कंट्री का? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या हम इसको भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं। तो ये देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में काम करती है। क्या काम करती है? वित्तीय एवं आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश व संचालन में सहयोग करती है। अगर कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं होगा तो ये अदर बैंक्स जो है वो किस तरह काम करेंगे, जो कि उनको ये भी नहीं समझ में आएगा कि हमारी कंट्री के लिए क्या बेनिफिशियल है या क्या नहीं बेनिफिशियल है। इसलिए सरकार जो है वो किसको अथॉरिटी दे देती है? केंद्रीय बैंक को, कि आप जो है नियम कानून सारे बनाइए और इन्हीं नियम कानून के सहयोग के अकॉर्डिंग ये जो बैंक्स है वो वर्क करेंगे और वित्तीय व्यवस्था देश का बनाए रखिए। बस आपको इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट है वाणिज्य बैंक। केंद्रीय बैंक के बाद क्या आया? वाणिज्य बैंक। ये बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है ना? सरकार, ये नियंत्रण, सरकार मतलब किसका? केंद्रीय बैंक केंद्र के सीधे नियंत्रण में काम करती है। और इसमें भी जो वाणिज्य बैंक है इनको भी 2 भागों में हमने रखा। कुछ बैंक को नेशनलाइज बैंक कहा गया, राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसको अभी मैंने बताया कि जो एसबीआई है, पीएनबी है, ये सब जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है। और कुछ बैंक जो है वो निजी क्षेत्र की बात की तरह काम करती है, जैसे एचडीएफसी वगैरह तुमने सुना होगा, ये लोग भी बैंक्स हैं, तो वो निजी क्षेत्र के बैंक है। और कुछ जो है वो नेशनलाइज बैंक है, यानी राष्ट्रीयकृत बैंक है। वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंक में डिफरेंस क्या है? ये सरकार का बैंक है, यानी सरकार के जितना भी वित्त का जो है व्यवस्था, सब चीज को देख रेख जो है ये केंद्रीय बैंक करेंगे। वाणिज्य बैंक जो है वो आपके और मेरे जैसे लोगों का जो डिपॉजिटर्स है उनके पैसों को डिपॉजिट करती है और हमें क्या करती है? लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये होता है वाणिज्य बैंक। क्लियर? वाणिज्य बैंक फर्दर जो है ये नेशनलाइज्ड है, यानी राष्ट्रीयकृत है और निजी है। अब एक बिल्कुल अलग है, ये है हमारा सहकारी बैंक। ठीक है, सहकारी यानी जब लोग आपस में सहयोग करके, आपने इसको एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं, कोऑपरेटिव्स बोलते हैं। मदर डेयरी का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तो मदर डेयरी जो कि क्या करती है? मिल्क का प्रोडक्शन करती है। अब धीरे धीरे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। तो क्या हुआ कि इसको
जो अगल बगल बहुत सारे, जैसे गुजरात में अमूल है, वहाँ पे मदर डेयरी जो है वो दिल्ली का है, अमूल की ही बात करते हैं। तो गुजरात में क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करते थे, है ना, बहुत सारे कैटल्स रियर किए हुए थे और वो मिल्क का प्रोडक्शन करते थे। अब यहाँ पे ध्यान आया कि अगर इन सबको रोजगार भी मिल जाए, ठीक है, तो इसके लिए क्या 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 कोऑपरेटिव बनाया गया। अब क्या है कि वहां पे ये कोऑपरेटिव जो है ये आपस में मिल करके और क्या करने लग गए, तो अगल बगल वाले लोग जो है उनको भी फायदा होने लग गया और बाजार से कम कीमत पे ये क्या कर रहे हैं, जो मिल्क की सप्लाई मार्केट में करने लग गए। तो ये एक सहकारी संस्था हुई। अब बात हम कह रहे हैं सहकारी बैंक की, तो इसी तरह कई सारे लोग जो हैं वो अपनी सेविंग्स को पूल करेंगे, यानी अपनी अपनी बचत को मिला करके क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। जैसे इसको पढ़ लीजिए, आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं उसे सहकारी बैंक कहते हैं। ठीक है, यह आरबीआई के दिशा निर्देश पर काम करती है, किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य सरकारों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि ये लोग जो है ये आपस में मिला करके क्या करते हैं, इस तरह के बैंक्स बनाते हैं। ठीक है, और जैसे स्वयं सहायता समूह हो गया, जब ये बहुत बड़ा बन गया तो धीरे धीरे ये सहकारी बैंक जो है वो बन सकते हैं। लेकिन आरबीआई का दिशा निर्देश भी मानेगी, लेकिन इसका संचालन किसके हाथ में होता है, उस राज्य की सरकार के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है, तो इस आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी आपको ये स्लाइड्स मैंने प्रोवाइड किया है नोट्स के फॉर्म में, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिए और मेरे ख्याल से 1 या 2 वीडियो बनेगी और उसके अंदर क्या है, आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।